सोचो, जिंदगी से भरपूर शहर एकदम गायब हो गए। ये शहर जो कभी जीवन और गतिविधियों से भरे हुए थे, अब सिर्फ खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सभ्यता जिसने अपने समय में अद्वितीय ऊंचाइयों को छुआ। हजारों साल पहले सिंधु नदी घाटी में एक बड़ी ही एडवांस्ड सभ्यता थी। इन्होंने शानदार शहर बनाए जो अपने समय के सबसे उन्नत शहरों में से एक थे। टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की और अपने समय के सबसे उन्नत तकनीकी नवाचारों का विकास किया और अपने पीछे एक रहस्यमय विरासत छोड़ गए। आखिर उनका क्या हुआ, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। चलो टाइम ट्रेवल करते हैं और इस खोई हुई दुनिया के राज खोलते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे ये सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। लगभग 300 से 3300 ईसा पूर्व तक थी। इस सभ्यता ने लगभग 2000 सालों तक अपनी पहचान बनाए रखी। ये आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण शहर और बस्तियां थीं। इसके दो सबसे फेमस शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनकी काबिलियत की मिसाल है। ये शहर अपने समय के सबसे उन्नत शहरी नियोजन के उदाहरण हैं। इनकी काबिलियत की मिसाल है। इन शहरों में उन्नत जल निकासी प्रणाली, सुव्यवस्थित सड़कें और अद्वितीय वास्तुकला थी। ये शहर, जो अब पुरातात्विक धरोहर हैं, उस जमाने से बहुत आगे की सभ्यता के बारे में बताते हैं। इनकी खोज ने हमें प्राचीन इतिहास के कई अनछुए पहलुओं से रूबरू कराया है। उस जमाने से बहुत आगे की सभ्यता के बारे में बताते हैं। इनकी उन्नत जल निकासी प्रणाली और शहरी नियोजन आज भी हमें हैरान कर देते हैं। लेकिन हवा में गुम हो रही आवाजों की तरह इनकी कहानी अधूरी है। इनकी लिपि आज भी एक रहस्य है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इनकी कहानी, जो कभी पूरी तरह से नहीं बताई जा सकी, आज भी हमें आकर्षित करती है। सिंधु के शहर शहरी नियोजन के अजूबे थे। ये शहर अपने समय के सबसे उन्नत और सुव्यवस्थित नगरों में से थे। यहाँ की वास्तुकला और शहरी नियोजन ने एक नई मिसाल कायम की थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे ग्रिड सिस्टम बनता था। यह ग्रिड सिस्टम न केवल आवागमन को सुगम बनाता था, बल्कि शहर की सुरक्षा और प्रबंधन में भी सहायक था। यह डिजाइन अपने समय से सदियों आगे था, जो इंजीनियरिंग और गणित के एडवांस्ड ज्ञान को दिखाता है। इस ज्ञान ने उन्हें जटिल संरचनाओं और भवनों को बनाने में सक्षम बनाया। बनाई में इस्तेमाल की जाने वाली एक जैसी ईंटें उनकी योजना और बारीकी पर ध्यान देने का सबूत है। इन ईंटों की गुणवत्ता और समानता ने निर्माण को मजबूत और टिकाऊ बनाया। इनके शहरों में बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ और जल निकासी की उन्नत व्यवस्थाएं थीं। ये व्यवस्थाएं न केवल स्वच्छता को बनाए रखने में मदद करती थीं, बल्कि बीमारियों को भी रोकती थीं। और दुनिया के पहले नगरीय स्वच्छता सिस्टम भी थे। ये सिस्टम इतने प्रभावी थे कि आज भी उनकी प्रशंसा की जाती है। ये सब बताते हैं कि उन्हें साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ की कितनी समझ थी। उनकी स्वच्छता की आदतें और पब्लिक हेल्थ के प्रति जागरूकता आज के समय में भी प्रेरणादायक है। कांसे की चीजें, गहने और खिलौने उनकी कला और रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाते हैं। ये वस्तुएं न केवल उनकी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं, बल्कि उनकी कला और शिल्प कौशल की भी गवाही देती हैं। और खिलौने उनकी कला और रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाते हैं। ये वस्तुएं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं, जैसे कि उनके खेल, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियां। सिंधु के लोग धातु के काम में माहिर थे और ऐसी चीजें बनाते थे जो हजारों साल तक टिकी रहीं। उनकी धातु कला ने उन्हें न केवल सुंदर वस्तुएं बनाने में मदद की, बल्कि उपयोगी उपकरण और हथियार भी बनाए। ये चीजें एक ऐसी संस्कृति की झलक दिखाती हैं जो सुंदरता और कारीगरी को महत्व देती थी। उनकी कला और शिल्प कौशल ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दी, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी लिपि। यह लिपि, जो मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य चीजों पर मिली है, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह एक पहेली है जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सदियों से उलझाए हुए है। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य चीजों पर मिली ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है।
यह लिपि, जो हजारों साल पुरानी है, अपने आप में एक रहस्य है। हर चिन्ह, हर प्रतीक एक कहानी कहता है, लेकिन वह कहानी आज भी अनकही है। सोचो, अतीत से कोई मैसेज मिले, लेकिन उसे समझने की चाबी ना हो। यह वैसा ही है जैसे किसी ने हमें एक पत्र भेजा हो, लेकिन हम उस भाषा को नहीं समझ पाते। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें अतीत से जोड़ता है, लेकिन उसकी गहराई में जाने से रोकता है। यही चुनौती आज पुरातत्वविदों और भाषाविदों के सामने है। वे दिन रात इस लिपि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और जान सकें। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं हैं। सैकड़ों अनोखे चिन्हों वाली ये लिपि रिसर्चर्स को हैरान करती रहती है। हर चिन्ह, हर प्रतीक एक नई चुनौती पेश करता है। यह एक ऐसा पहेली है जिसे सुलझाने में शायद सालों लग जाएं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक खोई हुई भाषा है। वे मानते हैं कि यह भाषा कभी बोली जाती थी, लेकिन समय के साथ यह खो गई। यह एक दिलचस्प विचार है, लेकिन इसे साबित करना आसान नहीं है। दूसरों का मानना है कि इसका कोई और मतलब था, शायद धार्मिक चिन्ह या मालिकाना हक के निशान। यह भी एक संभावित व्याख्या है, लेकिन इसके लिए भी ठोस प्रमाण की आवश्यकता है। लिपि न पढ़ पाने की वजह से सभ्यता के इतिहास, मान्यताओं और सामाजिक ढांचे को समझने में मुश्किल होती है। यह एक बड़ी बाधा है, लेकिन यह भी एक अवसर है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक खोज करें और अधिक जानें। हर चिन्ह में बहुत सारा ज्ञान छुपा है, लेकिन अभी वो एक भूले हुए अतीत के खामोश गवाह है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें अतीत की ओर खींचता है और हमें प्रेरित करता है कि हम उसे समझने की कोशिश करें। लगभग 1900 ईसा पूर्व में सिंधु के बड़े शहरों का पतन शुरू हो गया। इसकी असली वजह आज भी विद्वानों के बीच बहस का विषय है। कुछ लोग पर्यावरणीय कारणों की ओर इशारा करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या नदियों के रास्ते बदलना, जिससे खेती प्रभावित हुई होगी। कुछ का मानना है कि अंदरूनी झगड़े या बाहरी हमलों ने भी इसमें भूमिका निभाई होगी। यह पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। शहरों को धीरे धीरे छोड़ दिया गया। उनकी कभी चहल पहल वाली गलियां खाली हो गईं। बेहतरीन ढांचा टूट गया। प्रकृति ने उसे वापस ले लिया। सदियों तक फलने फूलने वाली सभ्यता गुमनामी में चली गई, सिर्फ खंडहर और अनुत्तरित प्रश्न छोड़कर। इनके पतन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे उन्नत सभ्यताएं भी हमेशा के लिए नहीं रहती। चलो टाइम ट्रेवल करते हैं और मोहनजोदड़ो में एक आम दिन की कल्पना करते हैं। सूरज शहर पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरता है। गलियों में चहल पहल शुरू हो जाती है। व्यापारी अपनी दुकानें लगाते हैं, दिन भर के व्यापार की तैयारी करते हैं। किसान आसपास के इलाकों से अपनी फसल लाते हैं। बच्चे भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक दूसरे के पीछे भागते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। गहनों से सजी महिलाएं सामुदायिक कुएं पर इकट्ठा होती हैं। पानी भरते हुए खबरें और कहानियां शेयर करती हैं। घरों से मसालों और ताजी रोटी की खुशबू आती है। हवा में गर्माहट और जिंदगी भर देती है। रोजमर्रा की जिंदगी की ये तस्वीर एक विकसित और व्यवस्थित समाज की झलक दिखाती है। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही चली गई हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। शहरी नियोजन, स्वच्छता और कारीगरी में उनके नए आइडियाज ने बाद की सभ्यताओं को प्रभावित किया। 20वीं सदी में सिंधु शहरों की खोज ने प्राचीन इतिहास को फिर से देखने पर मजबूर किया। अब सभ्यता की कहानी सिर्फ मेसोपोटामिया और मिस्र के नजरिए से नहीं बताई जा सकती। सिंधु के लोग अपनी अनोखी संस्कृति और उपलब्धियों के साथ हमारे साझा अतीत में अपनी जगह बनाते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सभ्यता एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ती, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों के योगदान से बनी एक रंगीन तस्वीर है। सिंधु घाटी सभ्यता आज भी हमारी कल्पना को मोहित करती है। हर नई खोज हमें उनकी दुनिया को समझने के करीब लाती है। पुरातत्वविद नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीजों का विश्लेषण करते हैं, उनकी सभ्यता के फैलाव का नक्शा बनाते हैं और उनकी कहानी को जोड़ते हैं। भाषाविद सिंधु लिपि को समझने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके राज उनकी भाषा, मान्यताओं और सामाजिक ढांचे के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इस खोई हुई सभ्यता को समझने की कोशिश समय के खिलाफ एक दौड़ है, क्योंकि प्रकृति और मानवीय गतिविधियां अतीत के इन नाजुक अवशेषों को खतरे में डाल रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही हमसे हजारों साल दूर हो, लेकिन आज के लिए भी महत्वपूर्ण सबक देती है। उनकी कहानी टिकाऊ जीवन,
शहरी नियोजन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व को बताती है। उनकी सफलताओं और असफलताओं का अध्ययन करके हम अपनी सभ्यता और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सीख सकते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम एक बड़ी मानव कहानी का हिस्सा हैं, जो हजारों साल पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता एक रहस्य हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि उनके अतीत को समझकर हम खुद को और विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सोचो, एक शहर जो समुद्र में डूब गया, उसके बड़े बड़े महल अब समंदर की तह में हैं। ये महल जो कभी राजा और रानियों के निवास थे, अब मछलियों और समुद्री जीवों का घर बन गए हैं। इन महलों की दीवारों पर अब समुद्री पौधे और शैवाल उग आए हैं, जो एक समय की भव्यता की याद दिलाते हैं। मछलियां पुराने आर्चेज में तैरती हैं। ये आर्चेज जो कभी शहर के प्रवेश द्वार थे, अब समुद्री जीवन के लिए एक आश्रय स्थल बन गए हैं। यहाँ की मछलियां और अन्य समुद्री जीव इन संरचनाओं के बीच खेलते हैं, मानो ये उनका अपना प्लेग्राउंड हो। फॉरगॉटन टेम्पल्स पे कॉरल्स लगे हैं। ये मंदिर जो कभी पूजा और आराधना के स्थल थे, अब समुद्री कॉरल्स से ढके हुए हैं। इन कॉरल्स की रंग बिरंगी दुनिया इन मंदिरों को एक नया जीवन देती है, जो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। ये किसी फैंटेसी फिल्म का सीन नहीं है, ये वास्तविकता है जो समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई है। ये दृश्य किसी भी फिल्म के स्पेशल इफेक्ट से कहीं अधिक अद्भुत और रहस्यमय है। ये द्वारका है, भगवान कृष्ण का लेजेंडरी सिटी, जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया था। इस शहर की कहानियां और मिथक आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। द्वारका का यह सबमर्ज्ड रूप हमें उस समय की याद दिलाता है जब यह शहर अपनी पूरी शान और शौकत में था। गुजरात के कोस्ट पर मिथ और मिस्ट्री में छुपा हुआ इस एंशिएंट शहर का रूइन पड़ा है। यहाँ की तटरेखा पर आज भी उस प्राचीन शहर के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो समुद्र की लहरों के साथ एक हो गए हैं। डाइवर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स इस सबमर्ज्ड वर्ल्ड की झलकियां दिखाते हैं। वे इन रूइंस की खोज में लगे रहते हैं, जो हमें उस समय की कहानियां बताते हैं जब यह शहर जीवित था। उनकी खोज हमें उस समय की संस्कृति और जीवन शैली की झलक देती है। वो परफेक्टली कट सैंडस्टोन ब्लॉक्स, इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जो समुद्र के नीचे हैं। ये संरचनाएं उस समय की इंजीनियरिंग और कला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं, जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। ये रेमनेंट्स एक ग्लोरियस पास्ट की कहानियां बताते हैं, जो रिलेंटलेस ओशन में डूब गए। ये अवशेष हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब यह शहर अपनी पूरी शान में था, और अब ये समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए हैं, अपनी कहानियां सुनाने के लिए। कई जनरेशन से गुजरात के लोकल फिशरमैन डूबे हुए शहर की कहानियां सुनाते आए हैं। वो कहते थे कि उनके जाल में इसकी झलक दिखती थी। उनकी लाइंस को एंशिएंट स्टोन्स का टच महसूस होता था। ये कहानियां जो सालों तक फोल्कलोर मानी जाती थीं, 1960s में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सप्लोरेशन शुरू करने पर एक नया मीनिंग ले आई। द्वारका की डिस्कवरी ने इंडिया और दुनिया की इमेजिनेशन को जगाया। इसने एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड सिविलाइजेशन का टैंजिबल एविडेंस दिया। महाभारत, जो हजारों साल पहले लिखा गया एक एपिक पोएम है, द्वारका को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। क्या यह सबमर्ज्ड सिटी वही हो सकता है जिसका जिक्र इन एंशिएंट टेक्स्ट्स में है? इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर कोकोनट ग्रोव्स और बैकवाटर्स के बीच म्यूजिरिस का लॉस्ट पोर्ट सिटी है। यह शहर जो कभी बस्लिंग ट्रेड का सेंटर था, अब एक फॉरगॉटन लेजेंड बन चुका है। कभी इंटरनेशनल ट्रेड का बस्लिंग हब, म्यूजिरिस ईस्ट के रिचेस का गेटवे था। यहाँ के मार्केट्स में स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स और रेयर आर्टिफैक्ट्स का व्यापार होता था। स्पाइसेस, आइवरी और सिल्क से लदे शिप्स इसके हार्बर से दूर देशों तक जाते थे, और यह पोर्ट सिटी दुनिया के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ था। इंडिया को रोमन एम्पायर और बियॉन्ड से कनेक्ट करते थे। ये ट्रेड रूट्स न केवल व्यापार के लिए, बल्कि कल्चर्स और आइडियाज के एक्सचेंज के लिए भी महत्वपूर्ण थे। सदियों तक म्यूजिरिस की एग्जैक्ट लोकेशन एक मिस्ट्री रही। स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने इस लॉस्ट सिटी को खोजने के लिए कई प्रयास किए। एंशिएंट टेक्स्ट्स ने क्लूज दिए, लेकिन सिटी धरती से गायब हो गया लगता था। यह एक ऐसा पजल था जिसे सॉल्व करना आसान नहीं था। फिर लेट 20th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पजल को सॉल्व करना शुरू किया। उन्होंने केरला के विभिन्न हिस्सों में एक्सकवेशंस शुरू किए। केरला में एक्सकवेशंस ने एक थ्राइविंग पोर्ट सिटी के रेमनेंट्स को अनर्थ किया।
यह डिस्कवरीज ने मुजीरिस के बारे में कई नए इंसाइट्स दिए। एंशिएंट रोम के पॉटरी शार्ड्स, चाइनीज कॉइन्स और दूसरे आर्टिफैक्ट्स ने ग्लोबल ट्रेड के वाइब्रेंट सेंटर की तरफ इशारा किया। ये आर्टिफैक्ट्स इस बात का प्रमाण थे कि मुजीरिस एक मल्टीकल्चरल और कॉस्मोपॉलिटन सिटी था। आज मुजीरिस की लेगेसी केराला की कल्चर और हेरिटेज में जीवित है। यहाँ के लोकल मार्केट्स और फेस्टिवल्स में उस गोल्डन एरा की झलक मिलती है। इमेजिन करो, ऐसे लैंडस्केप से गुजर रहे हो जहां जायंट स्टोन्स हैं, कुछ बैलेंस में, कुछ इंट्रिकेट पैटर्न्स में अरेंज्ड। ये डेक्कन प्लेटो के मेगालिथिक साइट्स हैं, एंशिएंट इंडियंस की इंजेन्युइटी और आर्टिस्ट्री का प्रमाण। कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैले ये मेगालिथ्स एक फॉरगॉटन एरा के साइलेंट सेंटिनल्स हैं। द्वारका के सबमर्ज्ड सिटी या मुजीरिस के लॉस्ट पोर्ट के अनलाइक मेगालिथिक साइट्स पास्ट के विजिबल रिमाइंडर्स हैं। फिर भी उनका पर्पस मिस्ट्री में छुपा है। क्या ये बेरियल चेंबर्स थे, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटोरीज या प्लेसेस ऑफ वर्शिप? ये क्वेश्चंस आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को इंट्रीग करते हैं। हर डिस्कवरी अपने चैलेंजेस लेकर आती है। द्वारका का सबमर्ज्ड सिटी मीटर्स ऑफ सेडिमेंट और वाटर के नीचे है, जिससे एक्सकवेशन कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हो जाता है। शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ टाइम ने भी अपना असर दिखाया है, मिथ और रियलिटी के बीच की लाइंस ब्लर कर दी है। मुजीरिस सिल्ट और मॉडर्न सेटलमेंट्स के नीचे दबा हुआ है। इसके सीक्रेट्स अनकवर करने के लिए मेटिकुलस एक्सकवेशन की जरूरत है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के पूरी तरह मिटाने से पहले एंशिएंट पोर्ट के जो रिमेन्स हैं, उन्हें प्रिजर्व करने की रेस लगी है। ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज सिर्फ आर्टिफैक्ट्स अनअर्थ करने के बारे में नहीं है। ये हमारे पास्ट से कनेक्ट करने, हमारे पहले की सिविलाइजेशंस को समझने के बारे में है। द्वारका टाइम और लेजेंड के मिस्ट्स में छुपा हमें जेनरेशन से आगे बढ़ने वाली स्टोरीज की पावर की याद दिलाता है। मुजीरिस एंशिएंट ट्रेड रूट्स और कल्चरल एक्सचेंज की इकोज के साथ इंडिया के ग्लोबल कनेक्शंस की लॉन्ग हिस्ट्री बताता है, और डेक्कन प्लेटो के मेगालिथिक साइट्स अपने एनिग्मेटिक स्ट्रक्चर्स के साथ हमें याद दिलाते हैं कि पास्ट में अभी भी कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। मेगालिथिक बिल्डर्स ने कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं छोड़े, उनकी स्टोरी स्टोन्स के थ्रू बताई जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट्स पॉटरी शार्ड्स, स्केलेटल रिमेन्स और मेगालिथ्स की पोजीशनिंग से क्लूज इकट्ठा करते हैं। हर डिस्कवरी उन लोगों को समझने की तरफ एक स्टेप है जिन्होंने ये कॉलोसल स्ट्रक्चर्स बनाए। कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि इन साइट्स का यूज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए होता था। दूसरे सजेस्ट करते हैं कि ये फ्यूनररी रिचुअल्स में रोल प्ले करते थे या टेरिटोरियल मार्कर्स थे। उनका पर्पस जो भी हो, मेगालिथ्स एंशिएंट इंडियंस की इंजेन्युइटी और आर्किटेक्चरल प्रोवेस का प्रमाण है। ये आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स हमें इंडिया के रिच और डाइवर्स पास्ट की एक ग्लिम्स देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि सिविलाइजेशन एक कंटिन्यूअस थ्रेड है जो जनरेशन से वोवन है। इन साइट्स को स्टडी करके हम अपने एंसेस्टर्स, उनके बिलीफ्स, उनके इनोवेशंस और उनके वर्ल्ड अराउंड देम के साथ इंटरैक्शंस की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। ये डिस्कवरीज हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करते हैं। ये साइट्स सिर्फ स्टोन्स और रूइंस नहीं हैं, ये हमारे पास्ट से टेंजिबल लिंक्स हैं, स्टोरीज के रिपोजिटरीज जो बताए जाने का वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इन आर्कियोलॉजिकल वंडर्स के मिस्ट्रीज में डीपर डेल्व करते हैं, हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं हैं। ये हमारे पूर्वजों की कहानियां हैं, उनकी मेहनत और उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है। ये साइट्स हमारे इतिहास का हिस्सा है और इन्हें संजोना हमारा कर्तव्य है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और अनचेक्ड डेवलपमेंट हमारे पास्ट के इन फ्रैजाइल लिंक्स को थ्रेटन करते हैं। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो ये अनमोल धरोहरें हमेशा के लिए खो सकती हैं। ये हमारा ड्यूटी है कि फ्यूचर जनरेशंस द्वारका के सबमर्ज्ड सिटी को मार्वल कर सकें और उसकी कहानियों से प्रेरणा ले सकें, मुजीरिस के थ्रू स्पाइस रूट को ट्रेस कर सकें और समझ सकें कि कैसे व्यापार ने सभ्यताओं को जोड़ा, और डेक्कन मेगालिथ्स के मिस्ट्रीज के बारे में सोच सकें। ये पत्थर के ढांचे हमें हमारे अतीत की जटिलताओं और हमारे पूर्वजों की इंजेन्युइटी की याद दिलाते हैं। ये साइट्स सिर्फ इंडिया के हेरिटेज का पार्ट नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी के हैं।
ये हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में जोड़ते हैं। ये हमें हमारे शेयर्ड पास्ट की याद दिलाते हैं और हमें सिखाते हैं कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और हमें एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। जब हम अपने इतिहास से सीखते हैं तो हम एक अधिक समझदार और संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। आइए इन ट्रेजर्स को चेरिश करें और इन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखें और आने वाली जनरेशन्स के लिए इनका प्रिजर्वेशन इंश्योर करें। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इसे निभाना होगा।